हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम रोशन कुमार झा, जैसे आप सभी जानते हैं। गाइस, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, हमने अभी तक हाई परफॉर्मेंस के यूनिट 1 में हम बात कर चुके हैं। हाई परफॉर्मेंस होते क्या हैं, किस कैटेगराइज के बेस पे हाई परफॉर्मेंस को बांटा जाता है, और हाई परफॉर्मेंस में थर्मल एनालिसिस में क्या क्या किया जाता है। जस्ट लाइक हम बात कर चुके हैं DTA की, और इसके अलावा TGA की। आज हम बात करने जा रहे हैं DSC की, जो पार्ट 4 है, जो यूनिट 1 इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे यूनिट 2 की तरफ। जो हमारा अगला यूनिट होगा वो होगा लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। सो गाइज, DSC को आज हम खत्म करते हैं। डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमीटर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पहले से प्रेजेंट कर रखा है डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमीटर को। गाइज, DSC होता क्या है, सबसे पहले समझने की ये बात है कि DSC है क्या। गाइज, DSC नथिंग बट इज वन ऑफ द मोस्ट थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया जाने वाला थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है गाइज। सबसे पहले ये समझ लीजिए बात। दूसरा, ये डेवलप कब हुआ। गाइज, ये डेवलप हुआ ES वैटसन द्वारा और MJ O'Neill द्वारा इन 1962 में, और वो कमर्शलाइज किया गया 1963 में एट द पिट्सबर्ग कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। तो गाइज, इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। गाइज, DSC क्या करता है बेसिकली, हमको ये समझती है। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो DSC को समझने की बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। DSC हम करते क्यों है गाइज, DSC करने का सबसे मेन मोटिव जो होता है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थर्मल ट्रांजिशंस फॉर व्हाट। ट्रांजिशन किस तरह की ट्रांजिशन थर्मल ट्रांजिशन प्रोवाइड कराता है गाइज। ट्रांजिशन एसोसिएट करे जो चेंज इन टेम्परेचर अकरिंग इन अ सैंपल के अकर में जो ट्रांजिशन एसोसिएट करे चेंज इन टेम्परेचर में, वो हमें प्रोवाइड कराता है थर्मल ट्रांजिशन का। वो थर्मल एनालिटिकल टेक्निक यूज करके हमें वो DSA प्रोवाइड कराता है वो इन्फॉर्मेशन। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर अ टूल फॉर स्टडी द फेस चेंजेस टेक प्लेस एमरफस मटेरियल एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। गाइस, ये भी कह रहा है कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टूल है, और जिसके लिए स्टडिंग करे फेस चेंजेस, जो फेस चेंजेस होते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो एमरफस जो टेकिंग प्लेस करते हैं एमरफस मटेरियल में डील करते हैं। गाइस, एमरफस मटेरियल जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो मटेरियल होते हैं एमरफस मटेरियल जिसके अंदर बिटलनेस होती है गाइस, जो गिरते ही टूट जाए, बिटलनेस होती है। इनके अंदर क्रिस्टलिनिटी नहीं होती, मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उस टाइप के मटेरियल को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के तौर पे इसको इंफॉर्मेटिव टूल की तरह यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर को। गाइस, बेसिक फेस चेंजेस कौन कौन से होती हैं, अकरिंग होता है एमरफस मटेरियल में अपॉन हीटिंग आर। कौन कौन से होते हैं गाइस, सबसे पहले ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये एक फेसिंग चेंज है। ये है क्रिस्टलाइजेशन एक फेसिंग चेंज है। ये दो फेसिंग चेंजेस को वो अकर करता है एमरफस मटेरियल में अकर किया जाता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो गाइस होता है, ये रिवर्सिबल फेस चेंज बताता है, जिसके अंदर इन्वॉल्विंग होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एमरफस मटेरियल। एमरफस मटेरियल के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है इसके दौरान, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल स्वरूप फ्रॉम अ रिलेटिवली हार्ड स्टेट ग्लासी टू अ रबड़ी स्टेट। ये क्या करता है कि हार्ड ग्लासी मटेरियल को रबड़ी स्टेट में चेंज करता है। टेम्परेचर एट विच ग्लास ट्रांजिशन अकर इज नोन एज अ TG। बेसिकली हम इसको TG से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये रहा T और G नीचे होता है गाइस, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं TGA। गाइस, जैसे हम बात कर चुके हैं TGA थर्मल एनालिसिस का एक जो TGA बात कर चुका है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, लेकिन ये TG भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये TG और वो TG में अंतर है। ये G नीचे लगता है, तो ये समझ गया। क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसमें कब कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे फेज चेंजेस को जो होते हैं एमरफस मटेरियल में, वो है क्रिस्टलाइजेशन। गाइस, बेसिकली मैं बात करूं तो गाइस है क्या क्रिस्टलाइजेशन जिसके अंदर एमरफस नेचर ना हो, वो क्रिस्टलाइन हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिवर्सिबल फेजेस चेंज करता है, इन्वॉल्व्स इन द ऑर्डरिंग ऑफ डिसऑर्डर स्ट्रक्चर थ्रू अ न्यूक्लिएशन एंड अ ग्रोथ प्रोसेस, दे आर फॉर्मिंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। गाइस, ये कहता है कि कोई भी मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को भी शो करता है। सो ये इरिवर्सिबल है। जो हमारा ग्लास ट्रांजिशन है वो रिवर्सिबल है, और ये इरिवर्सिबल फेस चेंज में आता है, जिसके अंदर जो डिसऑर्डर करता है वो अपने स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर करता है। जो ऑर्डर में उसको डिसऑर्डर करके उल्टा करके न्यूक्लिएशन के थ्रू, उस फिनोमेना को न्यूक्लिएशन कहते हैं, उसके थ्रू ग्रोथ प्रोसेस में ये फॉर्म करता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को। गाइस, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मेल्टिंग फेज के तौर पे भी हम एमरफस फेज में चेंजेस दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो तीन चीज़ किसी भी पॉलीमर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, सबसे मेन पहला पॉइंट होता है हमारा ग्लास ट्रांजिशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा हमारा तीसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन के बाद मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग फेज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेल्टिंग फेज में जो होता है वो चेंज होता है इन द क्रिस्टल लैटिस, ब्रेक्स होते हैं इनटू अ डिसऑर्डर स्टेट में सॉलिड टू अ लिक्विड ट्रांजिशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको हम फ्यूजन तौर पे भी कहते हैं। फ्यूजन, किसी चीज को फ्यूज करना, जोड़ना, फ्यूजन। सो सिंगल स्टेप एंडोथर्मिक प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, अनलाइक क्रिस्टलाइजेशन जो 2 स्टेप्स में होते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसको हम न्यूक्लिएशन या ग्रोथ प्रोसेस भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को में अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं गाइस, न्यूक्लिएशन प्रोसेस एंड अ ग्रोथ प्रोसेस। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, जो डीएससी होता है गाइस, वो एनर्जी नेसेसरी है इसके लिए, जो स्टेबलाइज करता है जीरो टेम्परेचर डिफरेंस को, सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के बीच में जीरो टेम्परेचर डिफरेंस को ये स्टेब्लिश करता है, रेफरेंस और हमारे उस सैंपल मटेरियल को, जिस सैंपल मटेरियल को हम ले रहे हैं गाइस। सो एज अ फंक्शन के तौर पे टाइम के रिस्पेक्ट में। So thus when the endothermic reaction occurs, the energy absorbed by the sample is compensated by an increased energy input to the sample in order to maintain a zero temperature difference। मतलब इसके अंदर क्या है, जब एंडोथर्मिक ट्रांजिशन होता है, अगर होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब तभी होगा ना गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी निकल रही है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। हीट एनर्जी आप दोगे तो वो मटेरियल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सैंपल के द्वारा, और वो कंपनसेटेड हो जाएगा, इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीज हो जाएगा एक लेवल पे, और उसे कंपनसेटेड कर दिया जाएगा उस एनर्जी द्वारा जो काफ़ी इंक्रीज लेवल पे है। इनपुट में क्या होगा कि हम सैंपल देंगे इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन अ जीरो टेम्परेचर डिफरेंस से। सो गाइज ये पॉइंट ये कहता है हमको, सिंस इससे क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो इनपुट इक्विवेलेंट होगी मैग्नीट्यूड से टू द एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन अ ट्रांजिशन डायरेक्शन, डायरेक्ट कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, जो ऑब्टेन कर लिया जाएगा बैलेंसिंग एनर्जी द्वारा। गाइज ये पॉइंट हमको समझने वाली बात है, सिंस इससे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो इनपुट होती है इक्विवेलेंट में, इनपुट इन मैग्नीट्यूड और टू दी एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब की जाएगी इन अ ट्रांजिशन डायरेक्ट कैलोरीमीटर तक मेजरमेंट के, जिसके कारण जो एनर्जी होगा वो ट्रांजिशन का जो एनर्जी होगा वो ऑब्टेन कर लिया जाएगा बैलेंसिंग एनर्जी से, जो बैलेंसिंग एनर्जी है। गाइज ये कर्व है डीएससी का। डीएससी कभी भी हीट फ्लक्स, ये एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करा था क्या कहते हैं डीटीए में, कि जो हमारा एंडोथर्मिक उसमें क्या था, हमारा ऊपर की तरफ है, एक्सोथर्मिक नीचे, लेकिन इसमें उल्टा होता था, एक्सोथर्मिक ऊपर की तरफ है, एंडोथर्मिक नीचे। टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के डिफरेंस में चल रहा है, टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का जो आंसर आएगा उसके अंदर हीट फ्लक्स का जो आंसर आएगा, इन दोनों का प्रागमल, सिर्फ टेम्परेचर या टाइम नहीं, टाइम भी और टेम्परेचर भी, उन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का रेशियो ही हीट फ्लक्स के ग्राफ को शो करेगा। और ये ग्राफ किस तरीके से होगा गाइस, देखिए आप ग्राफ को मैं शो करता हूँ, जैसे आप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट करूंगा तो आप समझने से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ आप कंफ्यूज हो। सो इसीलिए हम बताएंगे, जैसे हमारा पहला पॉइंट में कहा है कि जो डीएसए प्लॉट है वो एफसी का इंडिकेट करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर से, और जो पीक एरिया मेजर करता है टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द फॉर्म ऑफ सैंपल, फ्रॉम सैंपल से जो टोटल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। गैस साफ साफ दिखा रखा है, इसके अंदर ग्लांड ट्रांजिशन टेम्परेचर जो हीट फ्लक्स है, जैसे कि हीट फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ा, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एनर्जी आपको ज़्यादा रिलीज हो रही है एज कम्पेयर टू एंडोथर्मिक के। इसके नीचे गया एंडोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। इसके केस में ग्लास ट्रांजिशन एक टाइम और टेम्परेचर पे ये लाइन सीधा जाएगा, लेकिन जब भी होगा तो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, फ्रॉम सैंपल से ये ट्रांसफर कर देगा मटेरियल को, टोटल एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये लाई गया, ये ट्रांसफर कर दिया, एक टाइम के बाद ये पीक आएगा, ये ट्रांसफर होने के बाद ऊपर की तरफ चला गया एक्सोथर्मिक। और एनर्जी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कहीं पे भी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने होगे एक्सोथर्मिक, और कुछ एनर्जी को आप रिलीज कर दोगे, सारी एनर्जी तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना गाइस। सो ये एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर चलेगी, और ये क्रिस्टलाइजेशन पीक है, इस पीक पे यहाँ पे हीट काफ़ी रिलीज हो रही है गाइस, और टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम रेशियो बाय टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। सो दूसरा पॉइंट क्या करता है, इससे क्या होगा कि 10 डीएससी मेजर किया गया है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है रेज द टेम्परेचर ऑफ सैंपल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। इसमें ये कहा गया है कि जो डीएससी है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर का जो मेजर करते हैं, ये इसका जो होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैंपल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। जस्ट लाइक ये बताएगा डीएससी को मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि ये है टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल। हीट रिक्वायर्ड कितनी है हमको, हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा,
और हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस के, कौन सा रेफरेंस मटेरियल ले ले। एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एग्जांपल के तौर पर दिया जाए तो जो ये फंक्शन जो रेफरेंस है एज अ फंक्शन की तरह, टेम्परेचर के फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और जो प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और जो गाइज जो हमारा एंडोथर्मिक है जो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ये फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान सैंपल में बाय द मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्व किया गया है और रिलीज किया गया ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग ऑफ द सैंपल। कुछ रिलीज भी कर देंगे हम एक्सोथर्मिक में, और कुछ एब्जॉर्व कर लिया गया है उस कूलिंग के द्वारा भी और हीटिंग के द्वारा भी कुछ रिलीज करते हैं गाइस। कभी क्यों रिलीज तभी होगा जब कूल होगा तो कंडेंस होगा, कंडेंस के बाद वो भाप बनेगा, उड़ जाएगा, सो इस तरीके से भी रिलीज करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्लास ट्रांजिशन, टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग टेम्परेचर, हीट ऑफ फेस चेंजेस सच एज फ्यूजन एंड मेल्टिंग एंड हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। मतलब ये कहा गया है कि जो हमारा तीसरा पॉइंट ग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टलाइजेशन पीक था ये नीचे गया मेल्टिंग पॉइंट में, ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है इस पर्टिकुलर सैंपल का जो हम ले रहे हैं, या फिर सैंपल क्या है कि तो वो उस पॉलीमर का, कैसे मैं सैंपल कह रहा हूँ तो आप वो पॉलीमर समझिए जिसका आप डीएससी कर रहे हैं। सो इस पॉइंट के नीचे से हमें पता चल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतने पे आ जाएगा और इतने टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम रेशियो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और इससे हमें जब हमें मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें ग्लास ट्रांजिशन पता चल जाएगा, क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन जस्ट उसके ऊपर होगा तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा, और हमें क्रिस्टलाइजेशन भी पता चल जाएगा, और साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि जो हीट ऑफ फेस चेंजेस है जैसे कि फ्यूजन और मेल्टिंग और उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, तो हमें इस ग्राफ से ये चीज़ें पता चल रही है गाइज। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज, अभी मैंने ये जैसे आप देख सकते हो ये डीएससी कर्व है फॉर अ पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट। पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट गाइज क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट नटिक इज अ पैट है गाइज। पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट पैट बेसिकली बहुत ही गुड पॉलीमर है, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर है, और इसको हम बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, और इसे एज अ बायोमटेरियल में भी यूज़ होता है, जिसको मैं आगे वाले जो लेक्चर्स में दूंगा कभी तो मैं आपको पैट को अच्छे से बताऊंगा कि पैट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सो गाइज इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हमें ये बताओ कि इसके बारे में किस तरह के रिएक्शंस वो टेक प्लेस कर रहा है इस दौरान। तो ये देखिए गाइज 65 डिग्री सेल्सियस है, हीट फ्लक्स सीधा जा रहा है, ये देखिए सर टेम्परेचर 65 है ना, ये ऊपर रहा 65, यहाँ पे 65 कुछ आएगा, यहाँ पे 65 पे ले लिया, अब ये हीट फ्लक्स है, ये ऊपर गया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, एक्सोथर्मिक है, इसके नीचे इस लाइन के जो नीचे होगा वो एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट देनी पड़ेगी तभी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसको ऊपर चला गया ये पीक। इस पॉइंट पे मतलब 150 से पहले लगभग इस पॉइंट टेम्परेचर पे इसकी हीट काफ़ी रिलीज हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ऐसे ऐसे ये एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक की तरफ आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से अपनी हीट को एंडोथर्मिक के रूप में दे देगा, जस्ट लाइक एब्जॉर्ब करवाने लगा वो सैंपल, उसका हीट एब्जॉर्ब करने लग जाएगा 250, और एक टाइम के बाद वो डिग्रेड भी हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से ये ग्राम से आप समझ सकते हो। गाइज अब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँगा। गाइज इंस्ट्रूमेंटेशन जस्ट लाइक कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ ऐसे मत समझिए इंस्ट्रूमेंटेशन, मैंने कुछ ऐसे वर्ड आपको बोल दिया, जैसे कि लास्ट क्लास में या उससे पहले मैंने बताया कि डीटीए और इसका टीजीए वगैरह मैंने जो आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये भी एक तरह इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और इसके ब्लॉक डायग्राम भी होंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम भी होगा, मतलब जस्ट तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट की क्या कहता है, इट कंसिस्ट आइडेंटिकल कंपोनेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है आइडेंटिकल कंपोनेंट्स टू डेट ऑफ डीटीए एक्सेप्ट, जो डीटीए एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्ट डीटीए डेट इट कंटेन इंडिविजुअल हीटर लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू सैंपल रेफरेंस वेसल के। ठीक है गाइस। दूसरा क्या कहता है, इसका एक मेटालिक डिस्क होता है, मेटालिक डिस्क होता है गाइस, मैंने इस मशीन पे काम किया तो मुझे तो पता ही है क्योंकि मैंने रबड़ का डीएससी निकाल रखा है। सो ए मेटालिक डिस्क मेड ऑफ अ कॉन्स्टेंटन अलॉय, एक अलॉय मटेरियल से बना होता है गाइस। मेटालिक डिस्क इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टू फ्रॉम अ सैंपल एंड अ रेफरेंस। सैंपल से रेफरेंस तक का जो हीट ट्रांसफर होता है ये एक प्राइमरी मटेरियल के तौर पे लिया जाता है जो ये हीट ट्रांसफर का काम करता है। यह सैंपल कंटेन करता है मेटल पेन, उस मेटल पेन को कंटेन करके रखता है। रेफरेंस इसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी पेन पड़ा होता है। सिट ऑन राइज प्लेटफॉर्म इट कांस्टेंट डिस्क, इसके अंदर एक एम्प्टी पेन होता है जिसके अंदर आपको सैंपल को डिस्प्लेस करना होता है, सैंपल को रखना होता है।
फिर क्या करते हैं, ये हीट ट्रांसफर करता है थ्रू द डिस्क ऑफ डिफरेंशियल हीट फ्लो टू द सैंपल एंड रेफरेंस से, सैंपल से रेफरेंस तक, और वो मेजर करता है थर्मोकपल द्वारा, जो उस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोकपल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में भी, थर्मोकपल नथिंग बट इज द सेंसर टू मेजर दी what temperature show in डिस्प्ले। थर्मोकपल सेंसर्स लगे होते हैं जो फॉर्म्ड करता है जंक्शन कांस्टेंट डिस्क द्वारा और क्रोमल वेफर्स द्वारा, जो कवर करता है अंडर साइड ऑफ प्लेटफॉर्म को कवर करके रखता है। दिस थर्मोकपल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये थर्मोकपल सीरीज में लगे होते हैं। ये मतलब सीरीज समझते होंगे गाइस, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो आपने समझा होगा सीरीज और पैरेलल होता है। ये सीरीज में सारे लगे होते हैं जो मेजर करते हैं डिफरेंशियल हीट फ्लो, अलग अलग डिफरेंशियल हीट फ्लो, जो एक डिफरेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा कहीं कम। जैसे कि मैं लास्ट में बता सकता हूँ कि इंजेक्शन मोल्डिंग मैंने बताया था या एक्सट्रूजन मोल्डिंग बताया था, आप प्रोसेसिंग में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसमें बताया गया कि थर्मोकपल किस तरह से वर्क करता है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए गाइज। फिर क्रोमल एंड एल्यूमिनियम वायर, क्रोमल और एल्यूमिनियम जो वायर होता है वो अटैच होता है क्रोमल बफर से, ये गाइज ये क्रोमल बफर से, जो फॉर्म करता है थर्मोकपल को डायरेक्टली मेजर करने के लिए उस सैंपल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मदद करता है गाइज। ये पर्ज गैस होता है वो एडमिटेड किया जाता है सैंपल के करेक्टर से थ्रू ओरिफाइज होता है सर इसमें, जो हीटिंग ब्लॉक में मौजूद होता है सर। ये ब्लॉक डायग्राम है गाइज, इसे ब्लॉक डायग्राम आप समझिए, जस्ट समझिए आइस बॉक्स या एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट है। थर्मोकपल 1 थर्मोकपल 2 जितना भी लगाना है जस्ट लाइक सीरीज में लगाया ना गाइज। ये है एम्पलीफायर, इसका एम्पलीफायर है, ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये XY रिकॉर्डर है जस्ट लाइक डिस्प्ले, ये एम्पलीफायर 2 से है। ये ट्रांसड्यूसर है गाइज, ट्रांसफर करेगा। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी पावर सोर्स है, और ये सेकेंडरी पावर अप्लाई है जो सैंपल और रेफरेंस से मेक करता है डेल्टा टी, जहाँ पे 0 माना जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे पावर सोर्स होता है। ये फर्नेस है जिसके अंदर सैंपल रेफरेंस 1 और सैंपल रखा रहता है। सैंपल जो होता है हमारा थर्मल 2 और रेफरेंस जो होता है थर्मोकपल 1 से होता है, जिसका अलग अलग मेजरमेंट है। इस जो फर्नेस होता है इसकी हीटिंग सोर्स एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट द्वारा मेजरमेंट की जाती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया हमारा। ये गाइज इफेक्ट हो गया, किसी भी डीएससी कर्व का इफेक्ट होता है, तो जैसे मैंने टीजे का बताया इसका भी एक इफेक्ट होगा हीटिंग रेट का डीएससी कर्व पर। हीटिंग रेट का डीएससी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हम जानते हैं गाइज, जैसे कि आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं गाइज। एक टेम्प था 150, सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए गाइज 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 10 डिग्री पर मिनट, 12 डिग्री पर मिनट, 20 डिग्री पर मिनट। मतलब एक बात सोचिए, यहाँ पे जाने के बाद जो ऐसे कह के गया है, मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे गया है तो यहाँ पे कुछ 58-57 होगा कुछ, ये 56, फिर ये उठ गया धीरे धीरे 60 पे जाके, फिर 60 सीधा ही जाने लग गया। मतलब कहने की बात ये है कि 50 डिग्री पे 60 पे यहाँ तक पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर ये हो गया। ये इफेक्ट करता है कि फ्यूज़न हो इंडियन में शो करता है, ये फ्यूज़न शो करता है। जो बॉर्डर है डीपर पीक एट हायर हीटिंग रेट पे है, देखिए गाइस 160 पे ही गया है ये से ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा पे गया। और उसके बाद ये धीरे धीरे जो बड़ा है, इसका कर्व देखिए, ये कर्व किस तरीके से जा रहा है हीटिंग फ्लक्स का। और इसका देखिए, क्योंकि मतलब ये टेम्परेचर यहाँ पे इतने पे ही इसका कर्व का झुकाव आ गया है, और इस कर्व का झुकाव आगे जाके 170 पे आया है। तो ये शो करता है कि हीटिंग का रेट, मतलब किसी भी सैंपल पे डीएससी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हीटिंग रेट को कम या ज़्यादा किया जाए तो उसके बॉर्डर ऑफ हाई पीक या हीटिंग रेट के डीपर पीक पे इफेक्ट पड़ता है। एफिकेसी ऑफ एक्स्ट्रापोलेटेड ऑन सेट टेम्परेचर कंपेयर करता है कि पीक टेम्परेचर एविडेंट है या नहीं। इससे आप समझ गए होंगे गाइज। मैं बात करूंगा अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ सैंपल वेट। सैंपल का वेट डीएससी कर्व पे क्या करता है। अभी तक हमने बात किया सैंपल का टेम्परेचर, अब सैंपल का वेट की बात करते हैं। सैंपल का जो वेट है वो डीएससी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है गाइज। जो सैंपल का वेट है वो ऑल्सो इफेक्ट करता है थर्मल प्रॉपर्टीज को सिग्निफिकेंटली, हमारे थर्मल प्रॉपर्टीज पे करता है। जैसे 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 अगर वेट बढ़ेगा गाइज, देखिए उसके थर्मल प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा वो हुआ तो। टेम्पलेट डिस्कर भी फिगर में आप देख सकते हैं 0.5 ये सारा शो कर रहा है। ये जो सीधा लाइन है और ये ज़्यादा है,
सबसे ज़्यादा 7 पॉइंट। अब सबसे ज़्यादा 7 पॉइंट है तो ये देखिए इसके हीट पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन जो सबसे कम है इसका कर्व कितने पे आ गया, 120 पे ही आ गया। लेकिन जिसका mg ज़्यादा है मिलीग्राम, इसका देखिए कितने पे आया, इसका देखिए कितने पे आया, करीबन 126। और देखिए तो वेट का हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा गाइस, जो टाइपिकली डीएस की कर्व टेकन करता है कांस्टेंट हीटिंग रेट ऑफ द डिफरेंट मास सैंपल के लिए। ये कुड बी क्लियरली सीन, हम देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग है और जो पीक पॉइंट है मेल्टिंग का एंटीथर्मल, वो अंडरगो होते हैं स्मॉल वेरिएशंस होते हैं जब सैंपल का मास चेंज होता है। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट वन इज ग्लास ट्रांजिशन गाइस। ग्लास ट्रांजिशन किसी भी पॉलीमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या किसी भी मेटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, जो डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है इन दी बेसलाइन विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जो डाउनवर्ड की तरफ जो शो कर रहा है गाइस, और वो शो कर रहा है कि बेसलाइन है इंक्रीजिंग और टाइम और टेम्परेचर की रिगार्डिंग। ये एक्सो और एंडो देखिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे गया, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा ग्लास ट्रांजिशन से नीचे एंडो की तरफ एब्जॉर्व करना चालू कर दे, और जब भी हीट एब्जॉर्व करे तो डिग्रेडेशन होगा। शिफ्ट बेसलाइन डज नॉट अकर कॉन्स्टेंटली देन इट टेक प्लेस ओवर अ टेम्परेचर रेंज, बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ टीजी बिकम्स डिफिकल्टी, जनरली इट इज टेकन आउट ऑफ अ टू बी अ मिडल ऑफ द ट्रांजिशन। जो डिटर्मिनेशन है डिटरमाइन करने के लिए टीजी को, वो डिफिकल्टी होगा जनरली जब हम मिडल ट्रांजिशन लेंगे, तो मिडल ट्रांजिशन लेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। एंडोथर्मिक ट्रांजिशन इट एब्जॉर्ब्स हीट्स, जो एंडोथर्मिक ट्रांजिशन है वो सब जानते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करने का, इसके लिए हैंस द हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज ड्यूरिंग अ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। गाइस ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ड्यूरिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है गाइस, अगर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के दौरान हीट कैपेसिटी क्या होगा कि जो हीट कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसके अंदर हीट कैपेसिटी किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करने की, उसकी कैपेसिटी को झेलने की वो बढ़ जाएगी। तो अब बात करेंगे हम, अब बनने की शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे। गाइस कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड अ ग्लास ट्रांजिशन। So exothermic event in which a material release heat and form a low energy stable ordered structure। एक्सोथर्मिक केस पे जब ज़्यादा ही हीट रिलीज हो जाती है गाइज, तो क्या होता है, एक केस ऐसा आता है कि लो एनर्जी स्टेबल ऑर्डर स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ही अगर आप हीट रिलीज करने लग जाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी में भी तो फर्क पड़ेगा गाइज। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का एक पॉइंट है। एंटरथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अंडर पीक एंड डिवाइडिंग इट बाय द हीटिंग रेट। अगर हम जो एंटरथैल्पी है क्रिस्टलाइजेशन का हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अंडर पीक। किसी भी पीक के अंडर जो पीक हो रहा है गाइज, इस पीक के अंडर हम उसका एंटरथैल्पी, क्रिस्टलाइजेशन की जो एंटरथैल्पी है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उस एरिया को ऑब्टेन करते हैं, कितना पीक उठा है उस कितने एरिया में पर्टिकुलर उसको डिवाइड करें उस हीटिंग रेट से, कितना हीटिंग रेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उससे हम उसकी एंटरथैल्पी क्रिस्टलाइजेशन की पता कर सकते हैं। गाइस एंटरथैल्पी अगर आप सब नहीं जानते तो कमेंट में मुझे ब्लॉक करो, मैं उसके बारे पे भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। फर्दर दी परसेंटेज क्रिस्टलाइन जो होगा वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कन्वर्शन कैन बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अमंग द एंटरथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइन टेम्परेचर डीएससी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द अमorphous मटेरियल क्रिस्टलाइज इन अ सिंगल स्टेप और इट टेक्स मल्टीपल स्टेप टू क्रिस्टलाइज। किसी भी मटेरियल को हम डिटरमाइन करने के लिए, जैसे हमने बताया कि हम इसमें एंटरथैल्पी पता कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, तो हम ये भी तो पता कर सकते हैं इसका यूज, इसके लिए भी तो कर सकते हैं डीएससी का यूज, जो वेदर द अमorphous मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइज करे सिंगल स्टेप में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप में, और अमorphous वेदर में भी वो कर सके कि जो अमorphous मटेरियल उसके परसेंटेज कितना है, अमorphous है या नहीं है। मेल्टिंग पे बताए तो गाइज मेल्टिंग पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पे, तो एज अ हीटिंग ऑफ अ मटेरियल इज कंटिन्यू बिलो क्रिस्टलाइजेशन इवेंचुअली इट मेल्ट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म अ सॉलिड मटेरियल इनटू अ लिक्विड। गाइज ये सॉलिड सी बात, बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है, कोई भी जो सॉलिड मटेरियल होता है वो लिक्विड में तो जाएगा ही। जब मेल्टिंग का एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो अभी हीट दे रहे हो आप, अभी हीट दोगे, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा गाइज, होना ही है। तो ये सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट किए बाद अगले पॉइंट पे चलता हूँ। एडवांटेजेस की बात करता हूँ गाइज डीएससी टेक्निक को हम अगर एडवांटेजेस के समराइज किया जाए तो गाइज बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, लेकिन मैं अपने तरीके से समराइज करूँ तो बहुत छोटा होगा और आपको समझ भी आएगा, और मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज ना हो। सो ये काफ़ी फास्ट टेक्निक है गाइज, ये तो मानना पड़ेगा, और हम काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं उसको एक रन में। सो
सेकंड पॉइंट कहता है कि ये काफ़ी अलग अलग तरह के सैंपल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक सॉलिड, लिक्विड, पाउडर, थिन फिल्म कैन बी टेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। एयर के केस में वैक्यूम का यूज़ करके, इनर्ट गैस का यूज़ करके। सो अलग मतलब कि ये कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर कोई भी मटेरियल सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, या पाउडर के फॉर्म में, या थिन फिल्म के फॉर्म में, डीएससी मशीन में डाले के हम किसी भी फॉर्म में इसको टेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करवा के, एयर, वैक्यूम, इनर्ट गैस और एक्सेट्रा। ये एज कम्पेयर टू डीटी और टीजीए में नहीं हो पाता है। सो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी यूज टू एनालाइज phase transition in a material, and quantitative analysis of this transition can be done easily using a software. So guys, सॉफ्टवेयर को द्वारा क्वांटिटेटिवली एनालिसिस हम कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पूरा हमारा मॉनिटर बोर्ड लगा रहता है और उसके अंदर पूरे हमारे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर्स डले होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को अगर जिसको ऑपरेट करना आता है, उस मशीन को ऑपरेट करना आता है, तो हम उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज। सो गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कमेंट में आंसर देना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर आंसर देना। सो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीएससी कैन बी एक्सटेंड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल दैट कैन इंक्लूड फार्मास्यूटिकल, ड्रग इंडस्ट्री, पॉलीमर, लिक्विड क्रिस्टल एंड फूड साइंस। गाइस, में एक और चौंकाने वाली बात है कि हम सोचते थे कि डीएससी का यूज कहीं ना कहीं पॉलीमर में होता है। नहीं गाइस, पॉलीमर में सोचने की बात नहीं है। पॉलीमर ठीक है, बट पॉलीमर हमारा फार्मास्यूटिकल में भी तो आता है। सो पॉलीमर में ही हो रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ड्रग इंडस्ट्रीज में, लिक्विड क्रिस्टल्स में और फूड साइंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। डीएससी कैन बी ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की ऑक्सीडेटिव भी पता करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। गाइस, लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट नॉट लीस्ट डिफरेंसेस। डीटीए लास्ट मैंने बात किया था और डीएससी में, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। सो गाइस, डीटीए क्या है? जो टेम्परेचर होता है सैंपल की रिगार्डिंग, वो कंपेयर करता है रेफरेंस मटेरियल से, जो बोथ जिनका हीटेड और यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। यानी डीएससी में क्या होता है, ये हीट एनर्जी सप्लाई करता है और वेरी करता है कि रेट ऑफ सैंपल और रेफरेंस के वो टेम्परेचर को आइडेंटिकल टेम्परेचर रख सके। डीटीए जो होता है वो आउटपुट प्लॉट होता है टी इक्वल टू टी आर माइनस टी एस वर्सेस टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस के टीओ इनिशियल टेम्परेचर। जो डीएससी का जो आउटपुट प्लॉट होता है वो हीट एनर्जी सप्लाइड दिया रहा होता है सैंपल तक और रेफरेंस द्वारा, वर्सेस आइडेंटिकल टेम्परेचर ऑफ दो आइडेंटिकल टेम्परेचर्स को शो करके, और डीएससी का जो हमारा एनर्जी सप्लाई किया सैंपल द्वारा, उन दोनों का प्लॉट ड्राइव होता है। अगर मैं प्रोवाइड करूँ कैलोरीमेट्रिक एक्यूरेसी की, जो टेम्परेचर रेंज होता है उसका होता है -190 टू 1600 डिग्री सेल्सियस डीटीए में, लेकिन ये कैलोरीमेट्रिक एक्यूरेसी टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है -170 टू 750 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें हाई डिग्री सेल्सियस तक हम और लो डिग्री कैलोरीमेट्रिक एक्यूरेसी टेम्परेचर रेंज तक हम यूज कर सकते हैं उन सैंपल्स को। एरिया अंडर पीक ओरिएंटेड डीटीए जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी, जिसका फंक्शन सैंपल ज्योमेट्री होता है और हीट कैपेसिटी और हीट लूजेस में। लेकिन एरिया अंडर पीक कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंथैल्पी चेंजेस के अंदर रिलेट करता है, जो हमारा पीक उठ रहा है ऊपर कितना। नो सेकेंडरी पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर कोई भी सेकेंडरी पावर सोर्स रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी पावर सोर्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने ब्लॉक डायग्राम में दिखाया था आपको, जो रिक्वायर करता है सप्लाइंग हीट के लिए टू एदर अ सैंपल और अ रेफरेंस, और जो टेम्परेचर को और सैंपल्स को आइडेंटिकल तौर से टेम्परेचर को रख सके, दोनों के लिए सेम। सो गाइज, आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।